Hello student, welcome back to the another session of the lesson Federalism. In the previous session we have learned about what is federalism and features of federalism. So today we are going to learn how India, what makes India a federal country, कि ऐसा क्या है कि हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कह सकते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ ब्लडी पार्टीशन। आपको पता ही है इंडिया जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद, बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद एक जो है इंडिपेंडेंट नेशन बना था और पार्टीशन के टाइम पे बहुत ही खून खराबा हुआ था। तो इस तरह से इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगा था। ठीक है, इसके बाद जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसको किसका हिस्सा बनाया गया? कंट्री का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स है उसे भी इंडिया कंट्री में, इंडिया यूनियन में इंक्लूड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को क्या डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। मतलब ये एक ऐसा कंट्री है जो स्टेट के यूनियन से बना है। हमने किया था ना पीछे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो इंडिया में जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है उसके कारण ही इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। अभी इंडिया जो है, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें फेडरलिज्म वर्ड जो है वो कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है, बट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। मतलब हमारा जो देश का अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो वो किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर बेस्ड है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो इनिशियली देयर वर टू टायर सिस्टम। अभी ये कैसे है? फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे कैसे बेस्ड है? देखो इंडिया के जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है वो कौन कौन से है? इनिशियली देयर वर टू टियर सिस्टम। मतलब इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम पे इंडिया में ओनली टू टियर सिस्टम था गवर्नमेंट का। कौन कौन सी गवर्नमेंट थी? एक तो यूनियन लेवल पे काम करने वाली गवर्नमेंट थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। इनिशियली हमारे पास ओनली टू टियर सिस्टम था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है थर्ड टियर सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड लेटर इन फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। मतलब इसके बाद जो है इंडिया में थर्ड टियर सिस्टम भी जोड़ा गया जिसे हम क्या कहते हैं? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। देखो इसमें हमारा क्या जाता है? पंचायत में हमारा आ जाता है पंचायती राज सिस्टम। क्लियर? ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में। और फिर हमारी जो है म्युनिसिपैलिटीज है। पंचायती राज जो सिस्टम है वो 1992 का जो अमेंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, तब जोड़ा गया था, और म्युनिसिपैलिटी का जोड़ा गया था 1993 में जब अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट जो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड्स अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि ये जो इसकी जो पावर्स है उसको थ्री फोल्ड में क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है। थ्री लिस्ट में इसको डिफाइन कर दिया गया है। इट कंटेन्स थ्री लिस्ट। जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स है उनको थ्री लिस्ट में डिफाइन कर दिया गया है कि कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। ठीक है, तो हमारी इन लॉज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनको थ्री लिस्ट में डिफाइन कर दिया गया है कि कौन सी गवर्नमेंट कहाँ पे काम करेगी। अभी ये जो है ये थ्री लिस्ट कब इंक्लूड की गई थी? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 245 एंड 246 के अनुसार, और ये 7th शेड्यूल में इसे इंक्लूड किया गया है। क्लियर? अभी आगे हम देखते हैं ये थ्री लिस्ट कौन कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है थ्री लिस्ट के बारे में। ठीक है, और इनका मतलब 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और ये 3 मार्क्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले है हमारी यूनियन लिस्ट। यूनियन का मतलब क्या है? सभी स्टेट्स मिलकर एक क्या बनाया है? यूनियन बनाया है।
ठीक है ना, एक नेशन बनाया है, कंट्री बनाया है, तो हमारी जो यूनियन लिस्ट होती है वो किससे रिलेटेड होती है? यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। तो इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं वो क्या है? नेशनल इंपॉर्टेंस से है, मतलब पूरे राष्ट्र का जो कॉमन इंपॉर्टेंस है, जो नेशनल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पे मतलब स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये हमारे देश के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के ऊपर आधारित है हमारे ये सब्जेक्ट, ठीक है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, ठीक है, जो डिसीजन इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लेती है वो कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कोई कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगी? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट है तो ओनली यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी ना लॉ, इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट है? जैसे कि डिफेंस, अभी जो हमारा डिफेंस है, डिफेंस में हमारी क्या आ जाती है? तीनों सेनाएं आ जाती है, ठीक है ना, हमारी आर्मी भी आ जाती है, नेवी भी आ जाती है, एयर फोर्स भी आ जाती है। तो ये डिफेंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है या इनसे रिलेटेड जो लॉ है ये हमारी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो डिफेंस है या फॉरेन अफेयर्स है, फाइनेंस है एंड कम्युनिकेशंस, तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स है उन पे लॉ कौन बनाएगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किस में इंक्लूड कर दिए गए हैं? यूनियन लिस्ट में। अभी देखो इनिशियली अगर हम बात करते हैं जब यूनियन लिस्ट की तो पहले इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, बट करंट की अगर हम बात करते हैं तो करंट में इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 98 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट वगैरह को इंक्लूड किया गया था उस टाइम पे 97 सब्जेक्ट्स थे, बट अभी करंट में इसमें 98 सब्जेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टेट लिस्ट। अभी स्टेट लिस्ट से ही पता चल रहा है किसकी लिस्ट है? स्टेट की लिस्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉ जो बनाएगी वो कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अभी इसमें क्या है? सब्जेक्ट ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंस, क्लियर, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो किसके इंपॉर्टेंस के हैं? स्टेट गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट है। ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, ओनली वहां उसी स्टेट की गवर्नमेंट क्या करती है? इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाती है। अभी ऐसा नहीं है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो हरियाणा गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाएगी या हरियाणा गवर्नमेंट है वो यूपी गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाएगी, ऐसा नहीं है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी लिस्ट है और हर एक स्टेट अपने स्टेट के लिए इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखो, पुलिस, हरियाणा पुलिस आपने नाम सुना होगा, पंजाब पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, ओके। तो पुलिस है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, इस टाइप के जो सब्जेक्ट है वो किस में आ जाते हैं? स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। अगर हम इनिशियली की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स थे? 66 सब्जेक्ट्स थे इनिशियली, बट करंट में कितने हो गए हैं? करंट में कितने सब्जेक्ट है? 61 सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट्स को इसमें से हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारी आ जाती है कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट हो गया, कॉनकरेंट लिस्ट हो गया, समवर्ती सूची, ठीक है। तो समवर्ती सूची, देखो सम का मतलब क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिए गए हैं वो क्या है? कॉमन इंटरेस्ट के हैं ऑफ बोथ गवर्नमेंट, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे दोनों ही क्या है? कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। इसमें क्या है? हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर क्या करती है? लॉ बनाती है। अगर इन द केस इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, इन द केस इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, या कई बार क्या हो जाता है आपस में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो सुप्रीम डिसीजन किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट का रहेगा कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। अभी इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं? जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्टेशन है एंड सक्सेशन है, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो पूरे कंट्री के लिए
जो बनाया गया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर लॉ बनाया है। अभी इसमें हमारे इनिशियली 47 सब्जेक्ट थे कॉन्करेंट लिस्ट में। अभी प्रेजेंट करंट में हमारे पास इसमें कितने सब्जेक्ट है? 52। ठीक है ना, करंट में कितने सब्जेक्ट है? 52 सब्जेक्ट है। देखो ये जो है इनमें कितने कितने सब्जेक्ट्स है, ये एनटीएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इन सब्जेक्ट्स के बाद, ठीक है, अभी ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था या फिर उसके बाद में भी बहुत सारे मतलब एक न्यू एरियाज जो है क्रिएट हुए हैं, नए डेवलपमेंट हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इंक्लूड है क्योंकि वो बाद में आई है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट बाद में हुआ है। तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट है उसे हम क्या कहेंगे? रेसिडुअरी सब्जेक्ट। रेसिडुअरी का मतलब क्या है कि ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है, जो अलग है। ठीक है, सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ 3 लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स जो तीनों लिस्टों में ही शामिल नहीं है, हम उसे क्या कहेंगे? रेसिडुअरी सब्जेक्ट कहेंगे। देखो ये जो सब्जेक्ट थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत ज्यादा काफी सालों बाद, कुछ डिकेड्स बाद जो है आए हैं। दैट्स व्हाई ये जो सब्जेक्ट हमने किस में रख दिया? इनको रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में रख दिया। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। अभी इसमें हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं? न्यू सब्जेक्ट सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम पे कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये बाद में आई है। दैट्स व्हाई हमने इन सब्जेक्ट्स को किस में रखा है? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में रखा है। अभी इसके बाद अगर हम देखते हैं हमारा, तो इसी में हमारा आ जाता है, ये तो हो गया कि हमारा जो है इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनाया जा रहा है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। 2 टीयर की जगह पे 3 टीयर सिस्टम हमारा हो गया है। ठीक है, 3 टीयर सिस्टम के बाद हमारे पास 3 लिस्ट है। तीनों लिस्ट भी हमें ये बताती है कि एक फेडरल गवर्नमेंट की क्या है? प्रिंसिपल है। इसके बाद हमारा आ जाता है नॉट इक्वल पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द स्टेट्स, कि जो पावर्स है वो सभी स्टेट्स में सेम नहीं है। Not equal powers to all, administrative unit. Not equal powers to all administrative unit. अभी ये देखो जो ज्यादातर जो हमारी फेडरेशन है, ठीक है, तो वो क्या है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। मोस्टली हमारे इंडिया में कैसी फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, क्योंकि इंडिया ने स्टेट्स को क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है और स्टेट्स को भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉट इक्वल पावर्स टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कोई इक्वल पावर नहीं दी गई है। ऑल स्टेट इन इंडिया डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, मतलब जो ऑल स्टेट है, जैसे कि ऑल स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, मतलब इक्वल पावर्स किसी भी स्टेट के पास नहीं है। मतलब हरियाणा स्टेट के पास जो पावर है उतनी ही पावर या तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास नहीं होगी या पंजाब गवर्नमेंट के पास नहीं होगी। मतलब इनकी पावर क्या है? अनइक्वल है। किसी स्टेट को कुछ स्पेशल प्रोविजन भी दे रखा है और किसी स्टेट्स को नहीं दिया गया है। अभी अगर हम स्पेशल प्रोविजन की इसमें बात करते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है जैसे कि सम स्टेट्स हैं हैव स्पेशल पावर,
अभी स्पेशल पावर वाला स्टेट अगर हम बात करते वो था जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल पावर दी गई थी और वो किसके अंतर्गत दी गई थी? आर्टिकल 370। आपने सुना भी होगा पीछे, आर्टिकल 370 जो है उसे मतलब 1954 में ये इंक्लूड किया गया था एंड टू 31 अक्टूबर 2019। मतलब ये आर्टिकल 370 कब खत्म कर दिया है? 31 अक्टूबर 2019। देखो यहाँ पे जीके का एक क्वेश्चन बनता है कि अभी आपको ये नहीं लिखना है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर थी, ठीक है ना, है नहीं, अभी प्रेजेंट में करंट में नहीं है, ये थी और इसको कब खत्म कर दिया है? 31 अक्टूबर 2019 में इसे खत्म कर दिया गया है। तो इसके साथ क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है ना, इनका क्या था? ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था आर्टिकल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, आर्टिकल, ठीक है, और साथ में इसके क्या था? आर्टिकल 54A, सॉरी 30 कुछ ऐसा ही है, आर्टिकल क्या है ये? 35A है, नॉट 54, 35A। अभी आर्टिकल 35A किससे रिलेटेड था? सिटीजनशिप से रिलेटेड था। अभी इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। पूरे इंडिया में देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास फ्रीडम है, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग हम हमारे इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी अपनी जमीन खरीद सकते हैं। बट पहले क्या था कि हम जम्मू कश्मीर में हम जमीन नहीं खरीद सकते थे, ये इस आर्टिकल के तहत लिखा गया था। मतलब हमें फ्रीडम थी कि हम इंडिया में ओनली जम्मू कश्मीर को छोड़कर हम कहीं भी अपनी जमीन वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये आर्टिकल 370 क्या थी? ये स्पेशल पावर दी गई थी, कुछ स्टेट्स को इस तरह से दी गई है और ये 31 अक्टूबर में खत्म इसे कर दिया गया था। अभी देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, तो ये हो गया स्पेशल पावर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का हमारा हो गया है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, जो हमारे कुछ स्टेट्स है जैसे कि कॉन्सेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, कुछ स्टेट्स हमारे क्या है? कॉन्सेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे दोनों गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट होना चाहिए। ये हमने फेडरलिज्म में पीछे भी करके आ चुके हैं। जो फेडरलिज्म के फीचर्स है ना, वही इंडिया में भी लिए गए हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जो मतलब जो फंडामेंटल लॉज है उसके लिए दोनों लेवल की गवर्नमेंट है, उसका कॉन्सेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी इसका जो है नेक्स्ट फीचर अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, अगर हम उनको मतलब अलग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चंडीगढ़ है, ठीक है, लक्षद्वीप है, तो हम इन्हें स्टेट्स भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हम इन्हें स्टेट्स? क्योंकि इनका एरिया बहुत छोटा है, पॉपुलेशन इनकी वैसी ही है, तो एरिया वाइज मतलब ये स्टेट की कैटेगरी में भी नहीं आ सकते। अगर हम इसे सेपरेट करते हैं तो इनको किस में रखा गया है? यूनियन टेरिटरी में रखा गया है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे कि हमारा आ गया इसमें चंडीगढ़ आ गया, ठीक है, और इनके पास है लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी है दिल्ली है। तो दिल्ली जो है उसको भी हम देखो उसका एरिया अलग से डिफाइन कर दिया गया है, इट इज अ नेशनल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसको हम एक स्टेट की कैटेगरी में नहीं रख सकते बिकॉज उसका एरिया बहुत कम है, इसीलिए उनको किस में रखा गया है? यूनियन टेरिटरीज में रखा गया है। अभी इसके बाद जो है ये जो टेरिटरीज होती है इनके पास स्टेट की पावर नहीं है, ठीक है। जो यूटी है उनके पास क्या नहीं है? स्टेट पावर नहीं है। जैसे स्टेट्स को पावर दे रखी है वैसी पावर यूनियन टेरिटरीज के पास नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दिस टेरिटरीज। इन टेरिटरीज को, यूनियन टेरिटरीज को रन करने के लिए पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? पावर्स है। तो ये हमारा इसी में आ जाता है
अभी इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट फीचर जो है, जो इंडिया को क्या बनाता है, एक फेडरल कंट्री बनाता है, तो उसमें हमारा आ जाता है ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, हमारा क्या आ गया इसमें, ज्यूरिडिक्शन आ गया। ज्यूरिडिक्शन का हमने पीछे किया था, पिछले सेशन में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था कि हर एक गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिडिक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी अपना ज्यूरिडिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिडिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन होगा अपने ही स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन होगा सभी के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोथ दोनों ही गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन तो अलग अलग है, बट दे रूल द सेम सिटीजन, बट वो क्या करते हैं, सेम सिटीजन्स पे ही लागू होते हैं, दोनों ही सेम सिटीजन्स को रूल करते हैं। अभी ये देखो, अगर इस ज्यूरिडिक्शन के केस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है दोनों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, तो इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, हमारा हाईएस्ट कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, तो इनको कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है सेपरेट सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब दोनों ही गवर्नमेंट के जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो अलग अलग है। अलग अलग कैसे, दोनों का ज्यूरिडिक्शन अलग है, हालांकि वो सेम सिटीजन्स को रूल कर रहे हैं, बट इनका जो इनकम सोर्स है वो दोनों का क्या है, अलग अलग है। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कलेक्ट करती है, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह है, ठीक है ना, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है। ठीक है, दोनों सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है गवर्नमेंट की, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, अलग अलग तरह के जो टैक्सेस है, इसी से गवर्नमेंट को क्या मिलती है, इनकम मिलती है। जैसे कि इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स जो है वो कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एक्साइज ड्यूटी आ गई, ड्यूटी टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स है वो किसके कैटेगरी में आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अगर हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आ गया लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू है वो हमारा किस में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें हमारा आ जाता है लैंड रेवेन्यू, बिल्डिंग टैक्स वगैरह है। तो ये हमारा हो गया कि हाउ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, या व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।